मंत्री मनोहर लाल जी को मौका देकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे करनाल विधानसभा के बहुत ही काम जो चाहे नगर पालिकाओं के, नगर परिषद के अथवा नगर के सबके सब कामों पर हम ध्यान देंगे और बजट के लिए प्रदेश की ओर से एक्स्ट्रा जो सहायता वो भी करने का मन हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। पहले हम अपने बजट का जो प्रदेश की अपनी आय होती है, SOTR उसको बोलते हैं, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू। मनोज यादव को टिकट दिया है, पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं और भाजपा में भी साथ रह चुके हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं तो लोकतंत्र है, तो कहीं भी जाएगा। अगर चुनाव लड़ता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चुनाव लड़ेगा, जनता के हाथ में है। जनता किसको क्या प्रसाद देती है, किसका निर्णय जनता का क्या होता है, ये हमने नहीं करना है, ये तो जनता ने करना है। जनता अगर भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है तो निश्चित रूप से समर्थन करेगी। त्रिलोचन सिंह और नरेंद्र सांगवान के संबंध में आया कि वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे, मदद भी कर रहे थे, अब भी कोई मदद करने के लिए तैयार है क्या कोई कांग्रेस? देखिए, कुछ रणनीति की बातें हो, कुछ नीति की बातें होती है। नीति की बातें जनता को आपके माध्यम से बता दी जाती है। रणनीति की बातें रणनीति होती है, हर जगह नहीं बताई। चुनावी प्रचार में आप पहुंचे हैं, 20 पार्षद और मेयर उम्मीदवार रेणु बाला गुप्ता यहाँ पर बैठी हैं, तो क्या कुछ करनाल के लोगों से आज अपील करने आए थे? क्या कुछ मैसेज आपने दिया करनाल की जनता को? स्वाभाविक है, मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ के सांसद होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, नेता के नाते मेरा जनता से अपील है, सभी हमारे नगर पालिकाएं, सभी हमारे नगर परिषद जहाँ जहाँ भी चुनाव बाई इलेक्शन है, करनाल का न केवल करनाल बल्कि पूरे प्रदेश में सभी शहरी मतदाताओं से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हमारे इन सब प्रत्याशियों को जिताएं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे हमारी प्रदेश सरकार लगातार तीसरी टर्म हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में भारी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करनाल में भी तीसरी बार बन रही है, कहीं दूसरी बार बनेगी। तो ऐसे लगातार चलने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की सहानुभूति और लोगों का समर्थन 2014 के बाद प्राय सब चुनाव में हम आगे बढ़े हैं, किसी पीछे नहीं हटे हैं, चाहे केंद्र है, चाहे प्रदेश है, चाहे स्थानीय शहरी चुनाव है, चाहे ग्रामीण चुनाव है, किसी चुनाव में पीछे नहीं हटे हैं। अभी तो हमारे विपक्षियों को सोचना पड़ेगा कि वो जनता में अपना स्थान क्यों नहीं बना पा रहे। जिस प्रकार से वो चल रहे हैं, चाहे उनका नेतृत्व है, चाहे उनकी नीतियां हैं, चाहे उनके पुराने किस्से लोगों के सामने हैं, लोग पुराने किस्से सोच करके सुन करके कई बार थ्रिलिंग हो जाती है कि अगर ये दोबारा आएगा तो फिर वैसे ही करेंगे। तो हम एक शुद्ध सात्विक शासन प्रशासन की व्यवस्था। फ्लाईओवर की बात हो रही है, आपने भी की है, कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं जनता से पूछेंगे अगर मैं बनता हूं तो वो काम बंद कर दिया जाएगा, ऐसा उनका सिंगल पिलर फ्लाईओवर। ये जो देखिए क्या होता है, इसमें व्यापारी भी होते हैं, जनता भी होती है, इसमें जो वाहन के चलाने वाले लोग होते हैं, ये सबका मिला जुला मत होता है। और कभी कभी यथास्थिति बनाए रखने में रुचि लोगों की होती है, नई व्यवस्थाओं पर आना लोगों को कठिन लगता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, मैं उदाहरण रोहतक का, आप लोगों से कोई रोहतक गया होगा तो रोहतक में डॉक्टर अम्बेडकर चौक जहाँ महिला कॉलेज है, वहाँ से फ्लाईओवर शुरू होता है और नया जो पुराना बस अड्डा है, भिवानी रोड और हिसार रोड जहाँ से मिलते हैं, लगभग 5 किलोमीटर का फ्लाईओवर है। जो बनना शुरू हुआ तो उसमें व्यापारियों ने विरोध किया, कुछ लोग को समझाया, कुछ चुप रहे, कुछ को थोड़ा सख्ती भी करनी पड़ी। आज वो सब व्यापारी कहते हैं कि हम नर्क से स्वर्ग में आ गए, क्योंकि वहाँ जो ट्रैफिक जाम होता था 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम होता था, और 2 घंटे ट्रैफिक जाम में उनका जो ग्राहक बैठा है वहाँ बैठा है, वो कहता है रास्ता खुल जाए तो मैं उठूंगा, वो उठ के जाता नहीं है, नया ग्राहक आता नहीं है। और वहाँ ग्राहक को जो गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं मिलती तो ग्राहक वहाँ से निकल करके वो मिलता ही नहीं, वो बाहर अपनी दूसरी मार्केटों में जाता है। आज जो बाहर से एक साइड से दूसरी साइड में आने जाने वाला ट्रैफिक है, वो ट्रैफिक को जो पहले 1 घंटा पर निकलता था शहर को पार करने में 2 घंटे लगते थे, वो 10 मिनट में शहर को पार करके निकल जाता है। उस ट्रैफिक वालों को भी लाभ हो गया, दुकानदारों को भी लाभ हो गया। जो दुकानदार गर्मी में, पसीने में, बिल्कुल उनको गर्मियों के दिनों में तो बहुत परेशानी होती थी, अब उनको वहाँ उसमें ठंडी छाया उस पुल के नीचे उन्होंने भी पार्किंग बना ली, फ्लाईओवर के नीचे उनको पार्किंग का स्थान मिल गया। छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग, खोखे वाले, वो सब उसके नीचे वेंडर जोन आ गया। तो केवल व्यापार के लिए नीचे जगह बची, जो
शहर को पार करने वाले लोग थे वो सब वहाँ से हट गए, तो शहर को लाभ हुआ है। आज जो व्यक्ति सेक्टर 13-14 साइड से और इसको रेलवे स्टेशन जाना है, वो ट्रैफिक पूरा उसमें निकलता है। अगर वो ट्रैफिक सारे का सारा बाहर जाता है तो नीचे केवल ग्राहक बचेगा, केवल व्यापारी रहेगा। व्यापारी और ग्राहक उसका अपना एक संबंध है, उनको जितनी सुविधा हो जाती है उसका उनको लाभ होता है। आज उनको लगता होगा कि हमारा काम तुरंत बंद हो जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक है जब कोई निर्माण होता है तो कुछ समय वो उनको परेशानी सहन करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार 2-4 महीने परेशानी होगी और जीवन भर जो उसका सुख होगा बनने के बाद ये प्रसव पीड़ा को भूल जाएंगे। लेकिन सर कल एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का 1984 दंगों को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, 40 साल लंबे समय से ये मामला लंबित पड़ा था। किसी भी नीचे के जो कोर्ट होते हैं वहाँ इफ बट्स लोग लगा करके अपनी शंकाएं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जब कोई चीज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला किया जाए तो हमेशा उसी को मानना होता है, वही अच्छा है। वैसे तो फैसला अपने आप में अच्छा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो इसके आगे कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो अच्छा किया है। उससे हो सकता है कुछ हमारे भाइयों के ऐसे जो लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, जिन्होंने अपील की थी, वो उनको फांसी की सजा देना चाहते होंगे, सज्जन कुमार को दिलवाना चाहते होंगे, लेकिन फांसी की सजा न देकर के कोर्ट ने उम्र कैद, आजीवन कारावास ये जो सजा दी है, तो मैं समझता हूँ कि एक न्याय हुआ है ऐसे लोगों के प्रति जिन्होंने इसकी शिकायत की है। और बहुत घिनौना काम 1984 में किया। सर आप जो है करनाल में एयरपोर्ट की संभावना है, सर आप जो है करनाल में एयरपोर्ट की संभावनाएं तलाश रहे थे, क्या प्रगति हुई उसमें? देखिए अभी भी हमारा जो एयरपोर्ट का विस्तार है उसके लिए जमीन हमने ले ली है, शायद कितने 28 एकड़ की नहीं थी लगभग, लेकिन उसके विस्तार के लिए जो 3000 फुट का पट्टी है उसको 4000 फुट बनाया जाता है। उसमें एक सड़क गांव की आती है, तो उस गांव के लोग थोड़ा बना रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर से मुड़ को आना पड़ेगा, तो उसके लिए ही प्रकल्प चल रहा है। बाकी उसका विस्तार का योजना पूरी बन चुकी है और वो बड़े जहाज यहाँ उतर सकेंगे। अभी तो बहुत छोटे जहाज। सर रैपिड मेट्रो कब तक पहुंच जाएगी? करनाल का काम शुरू किया जाएगा रैपिड मेट्रो का, क्योंकि ये विषय हमारे डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। उसमें पहले लगभग जब मैंने डिपार्टमेंट संभाला उस समय एक विषय था कि इसकी कॉस्ट को लेकर के नई टेक्नोलॉजी वो एक आई थी, जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का अंतर था, 350 करोड़ रुपए का उसमें खर्च था। अभी नई टेक्नोलॉजी उसको जरा अध्ययन करने में उसको सारा फाइलों पर क्लियर हो जाए, उसकी टेस्टिंग हो जाए, वो 300 करोड़ पर आई है, वो क्लियर हो चुका। अब उसकी डीपीआर बाकी सब बन रहे हैं, बहुत जल्दी कैबिनेट में फैसला होगा और ये कर्नाटक का आरटीएस अगले साल में कभी भी शुरू हो जाएगा। कांग्रेस की क्या हालत चल रही है? विपक्ष को ही भाजपा में आप ले रहे हैं, विपक्ष के सारे नेता ही भाजपा में आ रहे हैं। सरदार त्रिलोचन सिंह आपके सामने चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे कौन से भांग के पकौड़े खिलाए कि सभी कांग्रेसी नेता भाजपा में आ रहे हैं क्या करके? आज शिवरात्रि है तो इसलिए आपको भांग के पकौड़े याद आ रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइनिंग किया है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने विधानसभा चुनावों में बीजेपी का साथ दिया, तो क्या बीजेपी उन पर विश्वास कर सकती है? देखिए जो हमारा कार्यकर्ता बनता है उस कार्यकर्ता का नए कार्यकर्ता होते हैं, फिर पुराने बनते हैं, फिर आगे चल के नेता बनते हैं, तो हर एक कार्यकर्ता के एक लेवल होता है। जिस लेवल पर जो कार्यकर्ता आता है उतना विश्वास हम करते ही हैं। सर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि निगम चुनावों में भी इतने बड़े बड़े नेता को बुला रहे हैं। देखिए बड़े नेता नहीं होते हैं, बड़े नेता नहीं होते हैं, क्योंकि मेरा ये लोकसभा क्षेत्र है, मेरा दायित्व है, यानी करनाल और पानीपत, मैं जिस जगह से जनप्रतिनिधि हूँ तो जनता के सामने मुझे जाना ही चाहिए। और इतना ही है कि यहाँ चुनाव में मैं सिर्फ आपसे मिलके जा रहा हूँ, मैं किसी प्रचार अभियान के लिए नहीं आया। शिवरात्रि तो एक सवाल है सर, एक रिंग रोड बन रहा है जो करनाल में, एक ये बात चल रही है कि जब भी ये रिंग रोड बन जाएगा इसका टोल जुड़ेगा बस्ताड़ा टोल टैक्स के अंदर, ऐसा कुछ है? ये नेशनल हाईवे की योजना है, हमारी योजना नहीं है। और आपको पता है कि सारे पीपीपी में प्रोजेक्ट होते हैं, सरकारी नहीं होते। सारा खर्च जो है वो जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंस्ट्रक्शनर होता है, उसी को करना होता है, उसको पैसा लेना भी होता है। जो पैसा वो लेंगे तो कोई तो देगा। सर दक्षिणी बाईपास का काम चल रहा है, जो कब तक पूरा हो सकता है? दक्षिणी पूरी बाईपास, पश्चिमी तो हो गया था सर, पश्चिमी हो गया, पूर्वी है, अब ये इधर दूसरा पार्ट पूर्वी है, वो तो चालू हो
हो गया है और जब चालू हुआ है चीज़ उसमें लगातार चल रहा है कि हुआ तो है नहीं। और मुझे लगता है कि जो भी हमारे पास उसका टाइम टेबल होगा आपको ज़्यादा पता होगा। मुझे लगता है कि कितना बन गया होगा आपको पता। 60% सर गुरप्रीत गोगी है, गुरप्रीत गोगी है लुधियाना से विधायक जिनका देहांत हो गया था, उनकी जगह चुनाव है संजीव अरोड़ा मैदान में है जो कि राज्यसभा सांसद थे। ऐसे में सीट खाली हो रही है, चर्चा चल रही है अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। पंजाब चल के बात करेंगे उनसे। सर कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस मुक्त भारत कब तक हो जाएगा? करनाल से तो शुरुआत होगी। देखिए कुल मिलाकर के शब्दों के उस पर नहीं जाना चाहिए, भावना पर जाना चाहिए। जब कांग्रेस कुछ कर ही नहीं पा रही 15 साल से तो हो ही चुका जो कुछ होना था, सारे देश में हो चुका। अब लेकिन मन बहलाने के लिए उनको कुछ चाहिए, लगाते रहते हैं। बच्चे लगातार डिबोट हो रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। देखिए आपको पता होगा, आप लोगों ने कई जगह मेरे भाषणों को कवर भी किया होगा। मुझे याद है कि जब लोकसभा चुनाव में गांव कौन सा था, डबरी गांव में, मैं हर गांव में जाकर पूछता था कि आपके बच्चे सरकारी नौकरी में कितने लगे, तो कहते थे कोई 50, कोई 40, कोई 35, कोई 60, जितने तरह के बताते थे, लगभग अनुमान था। डबरी गांव ऐसा था जिन्होंने कहा कि हमारा एक ही बच्चा है जो सरकारी नौकरी लगा। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े गांव में एक बच्चा हमारी सरकार में। तो मैंने पूछा क्या बच्चे पढ़ाई नहीं करते, क्यों ऐसा है? कि नहीं पढ़ाई तो करते, मैंने फिर नौकरी क्यों नहीं करते? अगर यहाँ के बच्चे, इस गांव के 300 बच्चे जो बाहर गए हुए विदेश में। तब मैंने उनको बताया था एक बात कि सारे डंकी रूट से गए थे और डंकी रूट से जाना अच्छी बात नहीं, आप रोको इसको। और सब गाँव मैं कहता था कि डंकी रोड एक बहुत खतरनाक खेल है और कब यानी जाएंगे और वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे भरोसा नहीं है। इलीगल है तो इलीगल तो वहाँ के देश का कानून है, वो उस पर काम करेगा। अब जब वहाँ के देश के लोगों ने कहा कि जो इलीगल नागरिक हैं अमेरिका के उनको वापस भेजेंगे, और जो हमको बताया जा रहा है उसे सारे देश भर से यानी कई हजार लोग वहाँ गए हैं, दुनिया भर से 1 लाख से ज्यादा लोग वहाँ हैं। देखिए हर देश का अपना कानून है। अब किस देश में कानून की व्यवस्था क्या होती है वो उनसे बहुत ज्यादा बहस नहीं की जा सकती। अपराधी तो हैं, उस देश के अपराधी हैं। हमारे देश के लोगों ने गलत काम किया है और हम उनको पहले कहते रहे, बहुत सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं कहूंगा कि इस रूट को छोड़ना चाहिए। हमारे बच्चों को जैसे नशे में घुसते हैं ऐसे रिपोर्ट भी उसी प्रकार की एक समस्या है। हम सहानुभूति क्यों दिखाते हैं? ठीक है वो जैसे लाए यहाँ से छोड़ गए, आज हम कम से कम उनको काम दे सकें कोई, हमारी चिंता ये है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर करनाल एनसीआर में आता है जैसे 10 और 15 साल का जो प्रावधान है वाहनों का, तो मिडिल क्लास का एक सपना होता है एक बार वाहन खरीदना, तो जो आरसी बनती है उतना पूरा समय भी नहीं दिया जाता, तो इस पे थोड़ी राहत मिली। 15 साल की बनी होती है लेकिन 10 साल का समय होता है डीजल का, क्या इस पे कुछ वो मिलेगा? सर डोमेस्टिक वाहनों को लेकर पहले तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है 15 साल की आरसी और 10 साल आयु उसकी वाहन की आयु, इसका कोई ना कोई रास्ता हमको जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें एक रास्ता बनाना पड़ेगा। मैं आगे बात करूंगा, हमारे जो मंत्री हैं इसका रास्ता निकालिए। कि मेरा सुझाव ये है कि जो उसका परमिट है या आरसी है वो टर्मिनस विद द लाइफ ऑफ व्हीकल ये होना चाहिए। अगर उसकी लाइफ 10 साल तय है तो फिर 10 साल पे करना चाहिए। अगर उसकी लाइफ 10 साल लिमिट नहीं है तो जब तक वाहन चले तब तक उसका परमिट या आरसी होनी चाहिए। जिस दिन आरसी तो खत्म ही हो जाता है, जब वाहन खत्म हो गया नया वाहन आएगा तो नहीं आरसी होगी, परमिट भी उस दिन तक ही होना चाहिए। परमिट भी आखिर उसके बाद क्यों चले, वरना तो कई बार क्या होता है परमिट खत्म हो गया तो नया वाहन आएगा, वाहन खत्म हो गया तो नया परमिट आएगा, वाहन चल रहा है परमिट खत्म हो गया नया परमिट बन गया, वाहन खत्म हो गया नया वाहन लाओ, तो परमिट और वाहन का खेल चलता रहेगा। वाहन के साथ ही परमिट खत्म होना चाहिए, नया वाहन के साथ नया परमिट लेना चाहिए, ये उससे ही हल निकलेगा। जहाँ तक ये 10 साल की बात है, एनसीआर के लिए काफी जदोजहद चल रही है। वहाँ कई डिपार्टमेंट्स अपने अपने राय रखते हैं। हमने सुझाव दिया, मैंने मुख्यमंत्री था तभी सुझाव दिया था कि इसका एरिया कम किया जाए। जब ये सब डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं दिल्ली के इर्द गिर्द हमको 150 किलोमीटर तक ये एक बार तय हो गया तो ये रखना है, इसे कम नहीं करना है, उसमें नया विषय आया कि हम हर डिपार्टमेंट को ये कहें कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सारी एक जैसी ना लगाएं।
दिल्ली और उसके आसपास के रेस्ट्रिक्शन अलग करें, उसके आगे धीरे धीरे कम करें। हाँ, जब ये एरिया भी गुड़गांव की तरह, दिल्ली की तरह इतना ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा और यहाँ वाहनों का प्रदूषण ज्यादा होगा, हो सकता है उस समय 10 साल यहाँ भी लागू करना पड़े। ये निर्णय भी होना शेष है, जब होगा बताएंगे। करनाल एनसीआर में करनाल है या नहीं है? आप जो कह रहे हैं सुझाव दिया, इसके ऊपर अब अमल में लाया जा रहा है कुछ? अभी प्रोसेस में है और प्राइम मिनिस्टर के लिए ये विषय जाएगा और हम वहाँ बैठ के अपनी बात करेंगे। और ये अभी नया प्रपोजल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का जब आएगा उसमें फैसला। करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन सर अवैध से वैध पिछली की गई कॉलोनियों की आज तक रजिस्ट्री नहीं करा पाते मकान मालिक, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आपने कहा कि सभी कॉलोनी को वैध किया जाएगा, मगर रजिस्ट्री नहीं होती। सुनिए, एक होता है कि अवैध कॉलोनियों का एक प्रपोजल भेजना, जो प्रपोजल भेजा है वो वैध भी नहीं हुई है। जो वैध प्रदेश सरकार यूएलबी डिपार्टमेंट कर देगा, जिस दिन वैध करेंगे उस दिन के बाद तो मुझे लगता है कि रजिस्ट्री नहीं रुकती होगी। क्या नहीं, उसके बाद नहीं रुकती। जो तीसरा नंबर पैच रह गया, उन पैचों की दिक्कत आ रही है बस। जो पैच बीच में है तो भी वैध में नहीं डरे ना वो। हाँ जी। एक पुराने समय से यहाँ कांग्रेस के टाइम से सिस्टम क्या था कि कॉलोनी को जो वैध करते थे उसमें जो बने हुए मकान थे उनका एक डाटा लेकर के उसको वैध कर देते थे। बीच में जो खाली प्लॉट है उसको वैध में नहीं मानते थे। हमने उसको बंद कर दिया कि हम जब आए हैं अब जो कॉलोनी उसका मानो वैध करने का विषय तो पूरी की पूरी कॉलोनी होगी। इतना ही है कि जो मकान बने हुए नहीं है उसके चार्जेस थोड़े ज्यादा लेंगे और जो मकान पहले से बन गए उसके चार्जेस थोड़े कम लेंगे। तो चार्जेस में अंतर डाल करके उन प्लॉट्स को भी वैध करेंगे। लेकिन जो कॉलोनियां पहले वैध हुई हैं उनमें खाली बचे हुए प्लॉट उसका एक सर्वे किया जा रहा है, उन सबको भी वैध करने के लिए बहुत जल्दी प्रदेश सरकार इसको। करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन की बात काफी लंबे समय से पेंडिंग है, करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन, और साथ ही साथ करनाल रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट नहीं है सर, दिक्कत आती है। ठीक है, ये सारे विषय अगर रेलवे डिपार्टमेंट को मैं तो करूंगा ही करूंगा बात, नागरिकों की ओर से भी एक विषय जाता है तो रेलवे डिपार्टमेंट तक विषय जाएगा। तो यमुना रेलवे लाइन हमारी घोषणा पत्र में था, हमने घोषणा भी की है, रेलवे मंत्री से लिखा भी है पत्र, लेकिन अभी उन्होंने अपने बजट में नहीं डाला है। जल्दी कोशिश करेंगे अगली बार कांग्रेस एक पहले ये खराब सर करनाल में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, कुछ बातें आप किस उस एंगल से कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कोई आभास नहीं है कि करनाल में कोई इतना बड़ा कोई क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सामान्य घटनाएं होती है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस विपक्ष का नेता तय नहीं कर पा रहे, कभी किसी को बिठा देते हैं, कभी किसी को बिठा देते हैं, कभी किसी को उपवास बनता है। फिर इसके बारे में क्या कहना चाहिए? चलते कांग्रेस वालों घर चलते हैं और रोज करेंगे। सर एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है करनाल को मिलने जा रहा है आने वाले समय में, आप कोई नया सुझाव देंगे तो विचार करेंगे। सर जब कॉलोनी में खाली प्लॉट पड़े हैं वहाँ पर गंदगी के ढेर लगे थे, लेकिन उन पर भी कोई कानून नहीं बनना चाहिए? सेक्टरों में 30% जो प्लाट है उन पे काम होना चाहिए, कोई बड़ा जरूर होना चाहिए। इस बात का सुझाव हमने नगर निगम में पहले भी कहा था कि जो खाली प्लॉट है वहाँ गंदगी ना पड़े और कम से कम वहाँ कोई डस्टबिन टाइप ऐसे रखेंगे ताकि उसमें डाल सके, वहाँ से उठ करके जाए। नया जो नगर निगम बनेगा उसमें व्यवस्था जरूर कराएंगे कि जहाँ कहीं इस प्रकार के खाली प्लॉट हैं वो गंदगी लोग ना डालें तो किसी कंटेनर में डालें ताकि साथ साथ उठ जाए। एक सुझाव है सर, आपके संकल्प पत्र में ग्रामीण एरिया को टच नहीं किया गया, उनके विकास को लेकर कहीं ना कहीं वो वंचित रहते हैं और वहाँ के ग्रामीण एरिया में ये कहते हैं विकास न होने की वजह से हम तो पहले पंचायत में देखिए जो नगर निगम में गांव आ गए वो अब ऐसे गांव में विकास के नाते से हमने सीवरेज की व्यवस्था तो पहले ही बताई है उनको कि जो बड़े गांव है ऐसे सीवरेज वहाँ डलेगा और जो लाइट वगैरह ये सारे काम हम पहले घोषणा कर चुके हैं। लेकिन जो कि नए जुड़े हैं उस गति से, जिस गति से पहले काम हुआ शहरों में, उसी गति पर एकदम तो नहीं आता है, धीरे धीरे कुल मिलाकर के 2-3 साल इसमें लग जाते हैं कि उस गति में वो काम आ जाए। करनाल के लोगों की काफी मांग रही है, करनाल से दिल्ली जाते हैं 3-3 टोल देने पड़ते हैं, तो टोल के लिए आगे कुछ अगर हट सके करनाल के लोगों को राहत मिल सके। नहीं, वो राहत तो सारे देश में ही मिलनी चाहिए, खाली करनाल को मिलनी चाहिए, लेकिन ये यूजर चार्जेस है। कोई समय होता था सड़कें सेवा के नाते सरकार बनाती थी, वो समय निकल गया है। जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में अब जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हम रेल का किराया देते हैं वैसे सड़क का ये किराया है प्रकार का। कोई समय था करनाल से दिल्ली पहुंचने में, सड़क में जाने में 2.5-3 घंटे लगते थे,
अब मैं 2.25 घंटे में आ गया उसमें। तो जिस स्पीड से सड़कें बनी हैं, मैं चंडीगढ़ से जब दिल्ली जाता था तो 6.5 घंटे बस में लगते थे, आज 4 घंटे पहुंच जाते हैं। तो ये अच्छा हमारे वाहनों का वेयर एंड टियर बचा है। ये टोल जो है, ये सड़क की कीमत जो है, ये जो यूज करेगा उससे वसूला जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। सर आप समस्या है सर करनाल की एक करनाल की जनता थोड़ी परेशान हो रही है, लाइसेंस बनवाने की जब जाते हैं तो फाइलें काफी बार रिजेक्ट हो जाती है। कौन से किस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इशू है सर, प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, प्राइवेट कंपनी को दिया गया सर। अपने आप जगमोहन जी नोट करो, और प्रदेश सरकार में जो डिपार्टमेंट संबंधित डिपार्टमेंट बात करो कि लाइसेंस को प्रोएक्टिव सर्विस सारी कर रहे हैं, तो ये होनी चाहिए। मेरा सवाल है कि आप उस पर काम चालू है, एक बार खुद विधायक जी ने भी डाला था, उस पर काम चालू है। सर मुख्यमंत्री भी रहे, अब केंद्र में मंत्री हैं, करनाल की भी कोई बड़ी इंडस्ट्री आए, बच्चों को रोजगार मिले, जो आपने डंकी रूट से बाहर जाने की बात की। करनाल को बड़ी उम्मीद है आज भी कि करनाल में कोई बड़ी इंडस्ट्री आएगी, क्योंकि आप खुद सेंटर में हैं, मोदी जी के नजदीक हैं, तो कुछ करनाल के लिए ऐसा प्लान चल रहा है? देखिए, फुटवेयर पार्क की बात यहाँ चली है और उसके लिए बहुत जल्दी व्यवस्था करेंगे कि जो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसमें फुटवेयर पार्क की बात हमने केंद्र तक पहुँचाई है, और मुझे लगता है शीघ्र ही कोई बल्कि अपने स्पीकर साहब हैं, उन्होंने 1000 एकड़ जमीन का प्रबंध हमको बताया है कि गोंडा विधानसभा में 1000 एकड़ जमीन की उन्होंने बात कर रखी है, और प्लास्टिक फुटवेयर और एक इंडस्ट्री शायद फार्मा इंडस्ट्री। वैसे तो यहाँ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की भी काफ़ी इंडस्ट्री है, तो ऐसे ये सब करेंगे। वरना जो घरेलू उद्योग है, घरेलू उद्योग धीरे धीरे बहुत ऐसी इंडस्ट्री जो फैल रही है उसमें घरेलू उद्योग फुटवेयर, तो यहाँ जैसे आज जिस बाजार में से हम आए हैं, घर घर में वहाँ घरेलू यानी जूतों का उद्योग है, तो इस नाते से 2-3 उद्योग के ऊपर पूरा प्रॉपर्टी आईडी की बात करें तो याची कंपनी प्रॉपर्टी आईडी गलत बनाई, पेमेंट भी हो गई, निकाय मंत्रियों ने कहा था याची कंपनी की कार्रवाई करेंगे, ना तो प्रॉपर्टी आईडी ठीक हुई और ना ही कार्रवाई। प्रॉपर्टी आईडी पर बहुत काम किया है, और अब प्रॉपर्टी आईडी की जो प्रॉब्लम्स पहले थी बहुत कम हो गई होगी, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी आईडी की तकलीफ, बड़ी तकलीफ तो ये लोगों की थी कि बनाई क्यों जा रही है। लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी आईडी बन गई है, उनको जो लाभ हुआ है, उस लाभ से उनसे पूछो कि प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद उनके रिस्क खत्म हो गए, प्रॉपर्टी झगड़े खत्म हो गए, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री आसानी से होती है। तो प्रॉपर्टी भी एक ऐसी चीज है, जैसे व्यक्ति है ऐसे प्रॉपर्टी की आईडी जरूरी है। प्रॉपर्टी आईडी छोड़ दी जाए लोगों का, तो ये जो सुझाव है वो ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी बननी चाहिए, ठीक जानकारियां देंगे तो ठीक बनेगी। जहाँ तक याशी का विषय है, याशी के लोगों ने टेंडर ले लिया, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी बनाने में उन्होंने लापरवाही बहुत बरती है। ये सरकार कोई ना कोई उस तरह से नहीं पूछा। कम्युनिटी सेंटर को लेके जो यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशियों कह रहे हैं वहाँ पर 1,50,000 देना पड़ता है, जब जो कम्युनिटी के लिए बनाए गए। देखिए, आखिर उसके ऊपर खर्च होता है। जब ये कम्युनिटी सेंटर यूज करने के बिना किसी पार्क में जाकर के टेंट लगाएंगे तो 2 लाख लगता है। अगर 2 लाख की बजाय कम्युनिटी सेंटर में 1 लाख देंगे तो वो कम्युनिटी का ही पैसा रहेगा। कम्युनिटी हॉल वो है, लेकिन पैसा जो आएगा वो कम्युनिटी के पास ही रहेगा, उसका पैसा कुछ ना कुछ बचेगा ही। जिसका पैसा बचता है वही कम्युनिटी सेंटर का उपयोग करता है, फ्री सेवा नहीं है। निकाय चुनाव का दौर है और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर या निगम के जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं उसमें जितना भी फंड आया उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जहां लाखों का बजट है वहां करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। कहीं सड़क सीमेंट किया तो उसके तार पर जिसको हिसाब इंटरलॉकिंग पता नहीं होता, जिसको आलोचना करनी होती है, इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं होता कि यहाँ उठा करके अगले के ऊपर कुछ ना कुछ कीचड़ फेंक दो। और जो स्वयं जिनके कहते हैं ना कि जिनके मकान अपने शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करता है। जो पत्थर फेंकेंगे अगर उनका हिसाब ले लेंगे तो कोई याद आ जाएगी। लोकल बस चलती है वो सिर्फ एक रूट पे जाती है करनाल से दूसरा तक, और जब कैथल रोड बैंक पर एरिया वाले की तरफ कोई बस नहीं जाती। चुड़ोक मोड़ पे तक अगर बस चली जाए तो जेल फार्म वाले और जेल में जाने वाले के सबको फायदा। मैं पीछे गांव में गया था, उस गांव के अंदर से एक बस मैंने चलवाई थी स्पेशल, यहाँ की गांव के अंदर है रतनगढ़, उसी रूट से आती थी और वो सफल बस चली है। आते जाते उन गाँव के लोगों को भी लाभ हुआ, बाकी भी हुआ। फिर भी लोकल बस अभी 5 हैं
और नई 5 या 10 बसें और जो आएंगी उसमें से इन रूट्स का सर्वे करके उसको कराया जाएगा। डॉक्टर साहब 20 के 20 पार्षदों की जीत का दावा किया जा रहा है, क्या मनोहर लाल का काम बोलता है? आज गीत में आपने सुना है। धन्यवाद।